आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7 अक्टूबर के करेंट अफेयर्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये 4 करेंट अफेयर्स और 10,000 एमसीक्यू का हमारा कोर्स लाइव है दोस्तों। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उस कोर्स को जरूर अवेल करें। केस स्टडी, चलिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो ये है कि डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडी हम देखेंगे ताकि आप अपने एथिक्स आंसर को जीएस पेपर 4 को बहुत बढ़िया कर सकें। तो अब KM एल्समना की मदर, मतलब उनकी डॉटर, यहाँ पे क्रिकेट सिलेक्शन ट्रायल एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी बन गया वायनाड केरला में। एल्सम्मा जो कि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उन्होंने अपने हाथ में चीज़ें ली और पूरे डिस्ट्रिक्ट को फीमेल क्रिकेटर्स के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बना दिया। बहुत बढ़िया है। केरल से क्रिकेटर्स इतने आते नहीं हैं, आने चाहिए। तो एल्सम्मा की जो डॉटर हैं, जो बेबी है, अनमोल बेबी, उनका सिलेक्शन ट्रायल में, मतलब जो ट्रायल होते हैं ना क्रिकेट के लिए, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब एल्सम्मा ने बोला कि एक वुमेन क्रिकेट टीम बनाएंगे वायनाड के लिए। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं थे, और वायनाड में भी आपको पता है ट्रेजेडी आई थी। लेकिन उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तो अपना जो स्कूल का किचन गार्डन है वहाँ पे ट्रायल रखे, प्लेयर्स चूज़ किए। प्रोग्रेस शुरुआत में स्लो हुई, टीम बनाई इन्होंने, मैचेस हारे, बट धीमे धीमे टीम इंप्रूव हुई और ज़्यादा लड़कियों ने ज्वाइन किया। टैलेंट को कहाँ से फंड करें, फाइंड करें, सबसे बड़ी बात यह है। तो मिन्नू मानी पहली औरत जो कि केरल से, जो कि क्रिकेट खेली है नेशनल टीम के लिए, और सजना सजीवन जो कि अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, उनका हिस्सा है, इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा है। तो बहुत बड़ा रोल होता है। डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एल्सम्ना ने अभी तक कभी मिस नहीं किया है। उनके स्टूडेंट्स जो खेलते हैं वो देखती हैं, और एक रोल तो इनका बहुत बड़ा है ही। तो हार्ड वर्क और परसिवरेंस की वजह से कमाल कर दिया इन्होंने। एलिफेंट सेंसस, क्या बात है, हाथियों का सेंसस, हाथी कैसे काउंट होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाथी एंडेंजर्ड हैं, याद रखिएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हाथियों का शिकार पहले तो बहुत होता था, हर जानवर का शिकार करते थे जिनसे हमको पैसा मिलता था। अब उसका नतीजा ये है कि आज वो जानवर या तो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या फिर एंडेंजर्ड हैं, दिक्कत है। भारत की टाइगर पॉपुलेशन, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने लॉन्च किया था, लेकिन भारत की प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया था, तो टाइगर पॉपुलेशन जो है वो 2005 से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। और एलिफेंट्स, लेकिन एलिफेंट्स के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है, राइट। तो आप देख सकते हैं अलग अलग, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में एलिफेंट है 6050, फिर आसाम में है, केरल में, साउथ में आपको सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स मिलेंगे, और नॉर्थ ईस्ट में तो वही है। उत्तर प्रदेश में भी 232 है। ये डिफरेंट डिफरेंट काउंट्स है। ये 2017 में सेंसस हुआ था। तो अभी 2017 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग मेथड्स जो है उसको अडॉप्ट किया था, जो टाइगर्स के लिए किया था। तो वही चीज़ है, डंग काउंट टेक्निक थी, ओल्ड हेड काउंट टेक्निक थी, उसको रिप्लेस किया था, ठीक है। न्यू सेंसस ने ये इंडिकेट किया है कि शायद एलिफेंट के नंबर्स डिक्लाइन हुए हैं। ये एक बहुत ही दुखद बात है। आप देखेंगे वैसे तो जब सेंसस आएगा तभी पता चलेगा। फॉरेस्ट को एग्रीकल्चरल लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से हाथियों का जो घर है वो छिनता जा रहा है। ह्यूमन डोमिनेटेड एरिया से जा रहा है, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिल रहा है। 2010 में एलिफेंट टास्क फोर्स ने रिकमेंड किया था कि भाई देखिए, मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन प्रजातियों की। सरकार जो है अभी इन फाइंडिंग्स को एड्रेस नहीं कर रही है, तो ये दिक्कत की बात है, आप समझिए इस बात को। और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का जो डेटा है, क्योंकि कई बार इनको मार दिया जाता है। केरल में हमने देखा ना किस तरीके से हाथी को मारा गया था। प्रेग्नेंट हथनी थी, उसको खिलाया गया पाइनएप्पल, उसमें बॉम्ब था, फट गई वो, है ना। तो इट इज़ वेरी वेरी क्रूशल। बिहार में फ्लड इन बिहार डूब गया भैया। 11,84,000 लोगों को अफेक्ट किया है बिहार ने, अपने घर छोड़ के जा रहे हैं। एयर ड्रॉप्ड फूड पैकेट्स भी दे आर रिलाइंग। और उसके बाद वाटर बॉर्न डिजीज वेरी मच वल्नरेबल। फ्लड एक बहुत ही, मतलब हर साल नॉर्थ बिहार में फ्लड आता है। हर साल जो है हज़ारों लोग अपने क्रॉप्स को खोते हैं, लाइफ स्टॉक को खोते हैं। रिवर सिस्टम, क्योंकि रेन फेड रिवर्स, मतलब जैसे क्या होता है कि मानसून में कोसी नदी जैसे बात करते हैं, मानसून में बहुत ज़्यादा बाढ़ पे, उफान पे नदियाँ होती हैं। तो कई बार कोसी नदी, जिसको सौरव बिहार बोला जाता है, वो खटिया के नीचे से बहने लगती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से फ्लड का रिस्क बढ़ता है। और वल्नरेबिलिटी भी है।
बिहार जो है वो सबसे मोस्ट फ्लडेड प्रोन स्टेट है। 76% जो पॉपुलेशन नॉर्थ बिहार में रहती है वो लगातार फ्लडिंग के थ्रेट पे है। तो अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? 4 तरीके के फ्लड्स को डिराइव किया। एक तो फ्लैश फ्लड्स, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से पानी आ जाता है, 8 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पानी भर जाता है। फिर नदियों का पानी जो आ जाता है, ड्रेनेज कंजेशन, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम इतना पुअर है कि वो पानी जा नहीं पाता, और वाटर लॉगिंग, परमानेंट वाटर लॉगिंग सेडिमेंटेशन की वजह से। तो 4 तरीके के फ्लड्स, अब इनको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, या फिर इनके इम्पैक्ट को स्लो कर सकते हैं। फिर नेपाल से नीचे आता है, तो जो हिमालयन रिवर्स है वो नेपाल से क्रॉस करते हुए, क्योंकि स्लोप पे है ना बिहार, तो अब वो सारे का सारा पानी यहाँ पे आ जाता है, कोसी, गंडक, बागमती, ये चीज़ है। तो वही है, अब परमानेंट वाटर लॉगिंग हमको देखने को मिलती है। इसरो ने जो फ्लड एटलस बिहार का प्रिपेयर किया है, उसमें वही है कि जो स्मॉल रिवर्स है, छोटी छोटी, उसमें सिल्ट जो है वो ज़्यादा अब देखने को मिल रही है। ड्रेनेज चैनल्स को एनरोच कर दिया गया है ना। बिहार में तो बहुत दिक्कत है ही ना, इलीगल काम के लिए पूरे तालाब को पाट के जो है वो घर बना दिए गए हैं। जब सीलन आती है तब पता चलता है यहाँ पे तो तालाब था। एम्बैंकमेंट इंड्यूस वाटर लॉगिंग, ये भी एक देखने को मिली है। और डिप्रेशंस जो है ना, ठीक है, उसकी वजह से भी। सो अभी जो सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, बाकी डिस्ट्रिक्ट में जो फ्लड्स आए हैं, ये वही, एक तो कोसी बैराज ने अपना पानी रिलीज़ किया, और जो बहुत भयानक नेपाल में बारिश हुई है, ठीक है। एम्बैंकमेंट्स जो है 1950 में कंडक्ट किए गए, वो बनाए गए थे ताकि कोसी रिवर को रोका जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये कई बार इसको ब्रीच किया जा चुका है, और ये रिवर के फ्लो को ना और नैरो कर देती है, जिसकी वजह से सेडिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पाता। सेडिमेंट्स, देखिए क्या होता है कि जैसे आप पानी डालिए, पानी जा रहा है, लेकिन अब वहाँ पे अगर आप रेत डाल दे तो पानी क्या है, अपना रास्ता बदल लेगी, है ना। पानी बहुत सारी ब्रांचेस में बढ़ जाती है ना। तो यही होता है, सेडिमेंट बहुत ज़्यादा अगर इकट्ठा हो जाता है ना, तो पानी रास्ता, नदी अपना रास्ता बदल लेगी, और रास्ता बदलेगी तो शहरों में घुस जाएगी, यही होता है। तो यही एम्बैंकमेंट्स की वजह से दिक्कत होती है, सेडिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है। रिवर बेड जो है वो लगभग हर साल 5 इंच तक बढ़ रहा है। ईयर की जो, मतलब ये जो फ्लडिंग है, बीरपुर बराज 6.6 लाख क्यूसेक्स ऑफ वाटर जो है रिलीज़ किया है, 60 साल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। करंट एम्बैंकमेंट्स की बात करें तो अभी वो इनसफिशिएंट है, 9.5 लाख क्यूसेक्स दे वर बिल्ट फॉर, ये समझना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि क्रॉप्स जाते हैं, लाइफ स्टॉक जाता है, माइग्रेट लोग करते हैं। 1000 करोड़ रुपए फ्लड मैनेजमेंट रिलीफ के लिए दिए हैं, लेकिन क्या ये आसान है इतना? ठीक है। डैम प्रपोजल्स की बात करें तो जो जैसे कोसी पे एक डैम बनाने की बात है, वो अभी तक हो नहीं पाए, क्योंकि उसमें नेपाल की कोऑपरेशन चाहिए हमको, ठीक है ना। और जब तक ये नहीं होगा तब तक वी कैन नॉट, पॉलिसी, लॉ और मिटिगेशन एफर्ट्स, इन सब पे काम करना पड़ेगा। तुरंत वार्निंग दीजिए, रिस्पॉन्स क्विक होना चाहिए, पब्लिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। लास्ट अगेन एक और केस स्टडी, तो शैलजा पाइक की बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, ठीक है, कि किस तरीके से एक रूम में रहती थी सिद्धार्थ नगर पुणे में। आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल था, पॉवर्टी, केस, कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करती थी, तब भी वो दलित स्टडीज़ की लीडिंग वॉइस बनी है, और 2023 का जो मैकार्थर जीनियस फेलोशिप है उसकी रेसिपिएंट रही हैं। $8 लाख ये अवार्ड, मतलब इतने इंडिविजुअल्स को ये दिया जाता है अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं और अपने फ्यूचर वर्क के लिए। तो मैकार्थर जीनियस फेलोशिप अवार्ड तो बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि पुणे में स्लम्स में रही, ये बहुत गरीबी में रही, लेकिन फिर भी पढ़ने में बहुत बढ़िया थी, पेरेंट्स ने गजब सपोर्ट किया। और यहाँ वही बता रहे ना कि जो इनका गांव था, इंसेस्ट्रल विलेज था, उसमें भी वहाँ पे क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन गांव में बहुत ज़्यादा होता है, बट हायर एजुकेशन उनको करनी थी। उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी, सावित्री आपको पता ही है, ज्योतिबा फुले की पत्नी, खुद भी बहुत बड़ी सोशल रिफॉर्मर रही। ज्योतिबा फुले खुद भी सोशल रिफॉर्मर रही हैं, पिछड़ों की आवाज़ रही हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना पूरा किया, और उसके बाद कुछ समय तक इन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी की, लेकिन क्योंकि फैमिली सर्कमस्टेंसेस बहुत ख़राब थे तो उनको गिव अप करना पड़ा। तो जो कंट्रीब्यूशन है इनका, जैसे दलित वुमेन्स एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया, डबल डिस्क्रिमिनेशन 2014, और अभी लेटेस्ट वल्गैरिटी ऑफ कास्ट, दलित सेक्सुअली एंड ह्यूमैनिटी इन मॉडर्न इंडिया 2022, ये बताता है कि कितना ज़्यादा जेंडर ऑपरेशन भारत में होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए डेडिकेशन, ये क्या होता है ना कि अगर इस तरीके की चीज़ें होती है तो ये लाखों लोगों को और इंस्पायर करती हैं। तो जाहिर सी बात है, इनका जो काम है वो करोड़ों लोगों को इंस्पायर करेगा।
तो पायक ने यही बोला कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डोमिनेंट कास्ट हैं वो पार्टिसिपेट करें। जब तक अपर कास्ट जो है वो नहीं आएंगी जेंडर और कास्ट को ख़त्म करने में, तब तक कुछ होगा नहीं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।